नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रप्रभा ठाकुर संस्कृत व्याकरण श्रृंखला भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के 13 स्वर और 33 व्यंजनों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग 4 अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह को कहते हैं इम्प्रॉपर लेटर। संस्कृत में निम्न 4 वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा क जिह्वामूली और चौथा प उद्यमानीय। अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसका पहला नियम है, शब्द लेखन के समय शब्द के अंत में अनुस्वार के स्थान पर म इस अनुनासिक वर्ण को लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि संस्कृत में जब कोई एक सिंगल वर्ड लिखते हैं तो उसमें लास्ट में अनुस्वार नहीं आता है, वहाँ पर म लिखना पड़ता है। जैसे कि सौजन्यम, चित्रम, जलम, काव्यम इत्यादि। लास्ट में शब्द के एंड में कभी भी अनुस्वार नहीं लिखते हैं, वहाँ पे म लिखते हैं। दूसरा नियम, अनुस्वार के आगे यदि व्यंजन शब्द आए तो अनुस्वार जैसे का तैसा ही रहता है। कहने का मतलब है कि अनुस्वार के बाद यदि व्यंजन आता है तो अनुस्वार को उसी कंडीशन में लिखते हैं, अनुस्वार ही लगाते हैं। जैसे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्यम में य के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद में र व्यंजन आया है, इसलिए अनुस्वार जैसे का तैसा है। रसात्मकम में क के ऊपर अनुस्वार है और इसके बाद में क व्यंजन आया है, इसलिए अनुस्वार जैसे का तैसा है। तो कहने का मतलब है कि अनुस्वार के बाद यदि व्यंजन आता है तो अनुस्वार जैसे का तैसा ही लिखा जाता है। तीसरा नियम, अनुस्वार के आगे यदि स्वर आए तो म ही लिखना चाहिए। कि अनुस्वार के बाद में यदि स्वर आता है तो म ही लिखा जाता है। जैसे कि वाक्यम अतीव रसपूर्णम, तो वाक्यम में म लिखा है और उसके बाद में अस्वर आया हुआ है, तो यहाँ पे इसको अनुस्वार नहीं लगाएंगे, यहाँ पर म जैसे का तैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अनुस्वार के बाद यदि स्वर आता है तो वहाँ पे म ही लिखना चाहिए। चौथा नियम, वाक्य के अंत में यदि अनुस्वार हो तो म ही लिखना चाहिए। कोई भी वाक्य हो संस्कृत का और उसकी एंडिंग हो रही हो तो वहाँ पे म लिखना चाहिए, अनुस्वार नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि तस्य भूषणम दानम, तो यहाँ पे दानम में अनुस्वार नहीं है, यहाँ पे म लिखना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है वाक्य के अंत में म ही लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है गंगा, घंटा, दंतः, जम्बूका। इन शब्दों में अनुस्वार समान है। जब हम गंगा शब्द बोलते हैं या घंटा बोलते हैं, दंतः बोलते हैं, जम्बूका बोलते हैं, तो सबके अनुस्वार तो समान है, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण समान नहीं है। क्योंकि हम उच्चारण करके अगर देखते हैं तो इन अनुस्वारों का उच्चारण भिन्न भिन्न है। गंगा, घंटा, दंतः, जम्बूका, हर किसी में अनुस्वार का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसके अनुसार उच्चारण किया जाता है। कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा उसके अनुसार ही उच्चारण किया जाएगा। अनुस्वार के बाद यदि ग आए तो उस वर्ग का अनुनासिक लगाते हैं। कि अनुस्वार है और उसके बाद में ग आया है, जैसे गंगा में अनुस्वार है उसके बाद में ग आया है, तो ग का वर्ग क्या है? क वर्ग है, तो क वर्ग का अनुनासिक वहाँ पर अनुस्वार की जगह पर लगाया जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये पढ़े हुए हैं। तो अनुस्वार के बाद में जो भी शब्द आएगा तो वो जिस वर्ग को बिलोंग करता होगा उसी वर्ग का अनुनासिक वहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि गंगा, ये गंगा है तो गंगा में अनुस्वार दिया है, उसके बाद ग आया है, ग है क वर्ग का, तो इसका अनुनासिक होगा क ख ग घ अंग, तो अंग यहाँ लगा दिया, तो इस टाइप से गंगा लिखा जाएगा। अंजलि, तो अंजलि में अनुस्वार है, उसके बाद में ज आया है तो ज च वर्ग का है, च छ ज झ य, तो यहाँ पर यहाँ लगा दिया, अंजलि बन गया। ऐसे ही घंटा में
घंटा में अनुस्वार है और बाद में उसके ट है, तो ट का अनुनासिक क्या है, ट ठ ड ढ अण, तो यहाँ पे अण लिखा जाएगा, तो बन जाएगा घंटा। दंता में अनुस्वार के बाद त आया है, तो त वर्ग का अनुनासिक क्या है, त थ द ध न, इसलिए यहाँ पर न लग जाएगा और दंता बन जाएगा। जम्बूका में अनुस्वार के बाद में ब आया है, ब प वर्ग का है, प फ ब भ म, तो यहाँ पर म लग जाएगा और जम्बूका लिखा जाएगा। अनुस्वार के बाद यदि अवर्गीय व्यंजन आए, अवर्गीय व्यंजन मतलब क वर्ग प वर्ग को छोड़ करके जो बाकी के व्यंजन हैं उनमें से कोई व्यंजन आता है तो अनुस्वार जैसे का तैसा ही रहता है। जैसे हंसा, तो हंसा में स आया है अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार वैसा का वैसा ही रहेगा, हंसा ही लिखा जाएगा। संवादा में अनुस्वार के बाद वो आया है, तो यहाँ पर संवादा ही लिखा जाएगा। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग में विसर्ग के कई प्रकार हैं। ओकार रूपा विसर्ग, ओकार रूपा विसर्ग मतलब वहाँ पे ओ जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। जब हम शब्द को विग्रह करते हैं तो अब वो वहाँ पे जो ओ है वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो रामो गच्छति दिया है, रामो गच्छति का विग्रह बनेगा रामः प्लस गच्छति। सरूपा विसर्ग, सरूपा विसर्ग में क्या होता है, स जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। जैसे देवस कथा, तो स जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा देवः प्लस कथा। शरूपा विसर्ग, तो यहाँ पर दिया है बालषष्ठ, तो बालषष्ठ में ये जो आधा श है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा और वहाँ पर बन जाएगा बालः प्लस षष्ठा विग्रह करने पर। शरूपा विसर्ग, तो श जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा। हरिष्येते, इसमें जो आधा श है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा विग्रह करते समय और इसका विग्रह बनेगा हरि प्लस शेते। रूपा विसर्ग, तो र जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा। तैरपि, तो तैहि प्लस अपि बनेगा। और लोपी, लोपी विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग होता ही नहीं है। सूर्य इव। अवग्रह सहिता ओकार रूपा विसर्गा, अवग्रह के साथ ओकार रूप विसर्ग, तो यहाँ पे सो अहम दिया है, अवग्रह दिया है, ये एस के आकार का अवग्रह का आ कहलाता है और ओकार को हम विसर्ग में लिखेंगे और इसको हम अ में लिखेंगे डिसॉल्व करते समय, विग्रह करते समय। तो सो अहम का बन जाएगा सह प्लस अहम। क जिह्वामूलीय विसर्ग और प उद्धमानीय विसर्ग, ये दोनों जो विसर्ग हैं इनका प्रयोग केवल वेदों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वर्णमाला का जो लेसन है वो आज पूर्ण हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में और आज के वीडियो में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन पूर्ण कर लिया है। तो अगर आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।